हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। पिछली क्लासेस में हमने देखा विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को। विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बनता है, अपर गांगे शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद शासक कौन बना? अपर गांगे शासक बना, जिसे जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने 1164 ईस्वी के आसपास गद्दी से हटाया और इसकी हत्या करके खुद शासक बना। कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। अपरगांगी शासक बना था 1163 ईस्वी में, और 1164 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर शासक बना था और चौहानों में प्रथम पितरन था कहलाया, उसी के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपरगांगी की हत्या की और 1164 ईस्वी में जो पृथ्वीराज द्वितीय वह शासक बना, शाकंभरी अजमेर के चौहानों का शासक बना। और जो पृथ्वीराज द्वितीय वह उसका शासन रहा 1164 से 1169 ईस्वी तक। अगर हम पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में इतिहास में ऐसी कोई भी चर्चित घटना या इसकी उपलब्धि के बारे में वर्णन नहीं किया गया है जिसे हम पढ़ें। पृथ्वीराज द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक नहीं था। अब हम बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद जो शासक बना वह बना सोमेश्वर। सोमेश्वर शासक बना पृथ्वीराज द्वितीय के बाद 1169 ईस्वी में। और 1169 ईस्वी से कब तक रहा? ये 1177 ईस्वी तक शासक रहा। अगर हम सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर के पिता का नाम था अर्णोराज या आनाजी। क्योंकि जो पृथ्वीराज द्वितीय था वह उसकी मृत्यु निसंतानी हुई, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो पृथ्वीराज का चाचा मीन्स अर्णोराज का पुत्र सोमेश्वर था वह शाकंभरी अजमेर के चौहानों का शासक बना। 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक इसने अजमेर पर शासन किया। जो सोमेश्वर था उसकी माता का नाम क्या था? जो सोमेश्वर की माता थी यह गुजरात के चालुक्य नरेश या जो सोलंकी राजा थी जयसिंह सिद्धराज उसकी पुत्री थी। तो जो सोमेश्वर उसकी माता का नाम है कांचन देवी, जो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री हैं। शासक, अगर आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाए कि जो सोमेश्वर है वह शासक बनने से पहले कहाँ पर रहता था, तो जो सोमेश्वर वह शासक बनने से पहले कहाँ रहता था? वह रहता था अपने ननिहाल यानी कि गुजरात, वर्तमान के गुजरात। उस समय वहाँ पर सोलंकी और चालुक्य राजाओं की जो राजधानी थी अनहिल पाटन। अनहिल पाटन, जिसे अनहिलवाड़ा भी कहा गया है, जिसे इतिहासकार पाटन कहकर भी संबोधित करते हैं। तो सोमेश्वर शासक बनने से पहले कहाँ रहता था? तो सोमेश्वर वह शासक बनने से पहले गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजाओं की राजधानी अनहिल पाटन, अनहिलवाड़ा या फिर पाटन में न्यू रहता था। अब हम बात करें सोमेश्वर के इतिहास के बारे में, सोमेश्वर के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। तो सोमेश्वर की पत्नी थी, सोमेश्वर की पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी। कहा जाता है जो ये कर्पूरी देवी थी वह कलचुरी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कलचुरी की। लेकिन एक इतिहास में एक मत यह भी देखने को मिलता है कि जो कर्पूरी देवी थी वह दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की बेटी थी। अनंगपाल तोमर की पुत्री थी जो कर्पूरी देवी थी। और कर्पूरी देवी ने 2 इतिहास प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें प्रथम था पृथ्वीराज तृतीय। यह चौहानों में पृथ्वीराज तृतीय को जन्म दिया। और जो दूसरा पुत्र था कलचुरी देवी का वह है हरिराज।
अगर हम सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर ने अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाकर जो नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया। तो नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन देने वाला चौहान राजा कौन? तो वह सोमेश्वर, क्योंकि सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की मूर्ति बनवाई, प्रतिमा स्थापित की। अगर हम सोमेश्वर की बात करें आगे तो सोमेश्वर की हत्या किसने की? तो सोमेश्वर की हत्या की थी वह की चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने। कहा जाता है कि जब ये सोमेश्वर 1177 ईस्वी में आबू के शासक, कहाँ के शासक? आबू के शासक जयसिंह की सहायता के लिए जाता है, तो वहाँ पर भीमदेव द्वितीय हैं, वह सोमेश्वर की हत्या कर देता है। ठीक। अगर हम आगे बात करें तो जो सोमेश्वर है उसका एक सेनापति था। सोमेश्वर का एक सेनापति था जिसे केमास या कहीं कहीं कदमवास भी कहा गया है। जो केमास या कदमवास है, इसने जो कौन है? सोमेश्वर का सेनापति है। इसने एक किले का निर्माण करवाया। उस किले का नाम है नागौर का किला। जो ये नागौर का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया सोमेश्वर के सामंत केमास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया। अगर हम नागौर के किले की बात करें तो जो ये नागौर का किला है, इसके कुछ उपनामों के बारे में बात करते हैं। तो इस नागौर के किले को क्या कहा गया? नागाना दुर्ग कहा गया। इसका इतिहास में एक चर्चित नाम हो रहा है नाग दुर्ग। एक नाम और मिलता है नागौर दुर्ग का, वह है अहिछत्रपुर दुर्ग। तो नागौर किले के उपनाम है नागाना दुर्ग, नाग दुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? सोमेश्वर के सामंत या सेनापति कदमवास या केमास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया। नागौर के किले के बारे में एक कहावत प्रचलित है या कहा जाता है कि जो नागौर का किला है, इस पर दागे गए तोप के गोले महल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से निकल जाते थे। कि जो नागौर का किला है वह ऐसी जगह में बना हुआ था जिस पर तोप से दागे गए गोले महल की दीवारों को या महल को बिना क्षति पहुंचाए महल के ऊपर से निकल जाते थे। ठीक है। और एक बात कि नागौर का किला है, इसे यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया किस दुर्ग को? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिला यूनेस्को के द्वारा, वह है नागौर का किला। अगर हम बात करें कि नागौर के किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कब मिला, तो वह मिला 2007 में यूनेस्को के द्वारा। अगर हम आगे बात करें कि नागौर के किले के बारे में, तो नागौर में अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। अकबर ने आमेर के राजा फार्मल की सहायता से नागौर में 1570 में नागौर दरबार लगाया और यहाँ पर एक तालाब भी बनाया जिसे शुक्र तालाब कहा जाता है। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया। क्यों करवाया? यहाँ पर अकाल राहत कार्यों से राहत पाने के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। आगे बात करें तो जो ये नागौर का किला है, इसमें एक छतरी भी बनी हुई है। ये छतरी किसकी? ये छतरी है अमर सिंह राठौड़ की। नागौर का शासक था अमर सिंह राठौड़, जिसकी छतरी बनी हुई है, वह बनी हुई है नागौर दुर्ग में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अब अगर आगे हम सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर ने एक चर्चित उपाधि भी धारण की, वह उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर की। तो वह चौहान राजा कौन जिसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो वह है सोमेश्वर। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। अगर हम अब इसी क्रम में आगे बात करें तो सोमेश्वर के बाद चौहानों का शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय।
पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय था वह शाकंभरी अजमेर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक था, जो कि 1177 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद या हत्या के बाद सिंहासन पर बैठता है। जो ये पृथ्वीराज तृतीय था, इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। यह मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना। पृथ्वीराज जो तृतीय था, इसकी ख्याति किस रूप में थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की ख्याति एक योद्धा, एक विजेता के रूप में थी। पृथ्वीराज तृतीय के विजय अभियान ही थे जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को इतिहास में एक यश दिलाया, ख्याति दिलाई। अगर हम पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय का शासन 1177 से 1192 ईस्वी तक रहता है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर है, वह पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं। अगर हम बात करें पृथ्वीराज तृतीय की माता के बारे में तो पृथ्वीराज तृतीय की माता है कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कर्पूरी देवी ने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था हरिराज, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जो कर्पूरी देवी थी, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका हुई। कहा जाता है कि जब सोमेश्वर की हत्या हुई तो पृथ्वीराज बालक था, 11 वर्ष का था, तभी ये शासक बना। तो जो शासक का संचालन करती थी या संरक्षण करती थी, संरक्षिका बनी, वह थी कर्पूरी देवी। शासन का संचालन कर्पूरी देवी की देखरेख में किया जाता था। तो कर्पूरी देवी को पहली हिंदू महिला शासिका भी कहा जाता है। पहली हिंदू महिला शासिका, पहली हिंदू महिला शासिका कौन? कर्पूरी देवी। पहली हिंदू महिला शासिका कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ने बड़ी ही सूझबूझ और कुशलता के साथ शासन का संचालन किया। अगर हम आगे बात करें तो कर्पूरी देवी के शासन संचालन में सहायता की किसने? कदमवास ने, जो कि सोमेश्वर का शासक सामंत था। कदमवास या केमास ने कर्पूरी देवी की सहायता की। कदमवास था वह मुख्यमंत्री था या प्रधानमंत्री था, पृथ्वीराज तृतीय का। इसी क्रम में एक नाम और आता है, वह है भूने कमल पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष था, जिनकी सहायता से कर्पूरी देवी ने शासन का संचालन किया। कदमवास या केमास और भूने कमल की सहायता से। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करें तो जो है हांसी शिलालेख। हांसी हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस राज्य में पड़ता है, तो हांसी पड़ता है हरियाणा राज्य में। वर्तमान में हरियाणा में राज्य में है हांसी। तो हांसी शिलालेख के अनुसार जो पृथ्वीराज तृतीय है, उसे पृथ्वीराज तृतीय को राम का अवतार बताया गया है। किसका अवतार बताया गया? राम का अवतार बताया गया। और जो पृथ्वीराज तृतीय का भाई है हरिराज, उसे लक्ष्मण का अवतार बताया गया। तथा साथ ही कदमवास या केमास को पृथ्वीराज का हनुमान बताया है। अगर आगे बात करें तो भूने कमल को पृथ्वीराज का गरुड़ बताया है। किस शिलालेख में? तो वह हास्य शिलालेख में पृथ्वीराज का गरुड़ बताया गया। भूने कमल को कदमवास को पृथ्वीराज का हनुमान बताया गया और स्वयं पृथ्वीराज को राम का अवतार बताया है, और पृथ्वीराज के भाई हरिराज को लक्ष्मण का अवतार बताया है। किस शिलालेख में? हास्य शिलालेख में। हास्य वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो वह हरियाणा राज्य में। अगर हम अब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय ने भांडानक जाति थी, भांडानक जाति, उसके विद्रोह को दबाया।
आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वीरराज चतुर्थ थे उन्होंने भी भांडानक जाति के विद्रोह को दबाया था, लेकिन वह ये भांडानक जाति के विद्रोह को पूरी तरह दमन ना कर सका। लेकिन जो भांडानक जनजाति है इसका पूरी तरह से दमन किया तो वह किसने किया? वह क्या पृथ्वीराज तृतीय ने। जो ये भांडानक जनजाति जाति है इसका मूल निवास जो था वह था पंजाब में सतलज नदी के पास। सतलज नदी के आसपास पंजाब में ये भांडानक जाति के लोग रहते थे, जो कि गुड़गांव और हिसार के आसपास आकर निवास करने लगे थे। साथ ही भांडानकों ने भरतपुर, अलवर और मथुरा के आसपास में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी के आसपास भांडानकों का दमन किया और पूर्णतः हिंदू शासकों को भांडानक जाति से मुक्ति दिलाई। अगर इसी क्रम में हम बात करें तो पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल का पहला युद्ध लड़ा। वह कौन सा युद्ध था? वह है गुड़गांव का युद्ध। पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल में पहला युद्ध लड़ा, वह है गुड़गांव का युद्ध। और यह युद्ध कब लड़ा गया? तो यह युद्ध है वह लड़ा गया 1178 ईस्वी में। जो पृथ्वीराज तृतीय था उसने गुड़गांव के शासक नागार्जुन को पराजित किया। पर गुड़गांव के शासक नागार्जुन को पराजित किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासनकाल का प्रथम युद्ध कौन सा लड़ा? तो वह है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया और गुड़गांव के शासक नागार्जुन को पराजित किया। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। अगर इसी क्रम में हम आगे बात करें तो पृथ्वीराज ने एक और विश्व प्रसिद्ध या इतिहास चर्चित युद्ध लड़ा, उसे कहा जाता है महोबा का युद्ध। इसका एक नाम और मिलता है हमें, वह है तुमुल का युद्ध। ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1182 ईस्वी में। महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में। ये तुमुल किसी कोई जगह नहीं है, बल्कि यह युद्ध रात्रि के घोर अंधकार में लड़ा गया, इसलिए इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। जो ये महोबा या तुमुल का युद्ध है वह किसके मध्य लड़ा गया? तो वह लड़ा गया पृथ्वीराज तृतीय और महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल के मध्य महोबा या तुमुल का युद्ध लड़ा गया। जब पृथ्वीराज युद्ध लड़ने के लिए गया तो परमर्दी देव चंदेल घबरा गया, तो इसने अपने जो पुराने सेना नायक थे उन्हें वापस बुलाया। तो परमर्दी देव चंदेल के सेना नायक कौन थे? तो आला व उदल को जो ये परमर्दी देव चंदेल है वह अपने राज्य में वापस बुलाता है, जिसे इसने निकाल दिया था। आला और उदल एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने महोबा या तुमुल के युद्ध का नेतृत्व किया। 1182 ईस्वी में लड़ा गया था और जो परमर्दी देव चंदेल और आला और उदल के नेतृत्व में महोबा तुमुल का युद्ध लड़ा। आला और उदल इस युद्ध में मारे जाते हैं और जो विजय हुई इस युद्ध में वह हुई पृथ्वीराज तृतीय की। अगर हम बात करें पृथ्वीराज के आगे के बारे में तो पृथ्वीराज ने एक और युद्ध लड़ा, हुआ है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध लड़ा गया 1184 ईस्वी में। 1184 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो वह है नागौर का युद्ध। कब लड़ा गया? 1184 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि जो नागौर का युद्ध था इसमें भीमदेव द्वितीय का जो सेनापति कौन था? तो सेनापति था इसका जगदेव प्रतिहार।
इसने सेना को भीम चालुक्य सेना का नेतृत्व किया। सेनापति था भीमदेव द्वितीय का जगदेव प्रतिहार। अब तो नागौर के युद्ध का कारण था कि जो चौहान थे, अगर वह अपना साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका सामना होगा गुजरात के चालुक्यों से। और अगर गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो उनका उत्तर की ओर साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो उनका सामना होगा अजमेर, शाकंभरी या सपाद के चौहानों से। लेकिन जो चंद्रप्रदायी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पृथ्वीराज की बात करें और चंद्रप्रदाय की बात ना करें। तो जो चंद्रप्रदायी हैं उसने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राशों में नागौर युद्ध का एक अलग ही कारण बताया है। वह है कि जो आबू नरेश सलखिया चेत सिंह आबू में शासक था परमार वंशी राजा सलखिया चेत सिंह का। इसके एक पुत्री थी, उसका नाम था इच्छिनी या अच्छिनी। तो जो ये इच्छिनी है वह पृथ्वीराज तृतीय को चाहती थी। इस बात का पता जब पृथ्वीराज तृतीय को चला तो पृथ्वीराज तृतीय ने इच्छिनी से विवाह कर लिया। और जब गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को पता चला कि जो इच्छिनी थी आबू नरेश सलखिया जयसिंह की पुत्री, उससे पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह कर लिया, तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था वह इस इच्छिनी से खुद स्वयं विवाह करना चाहता था। तो दोनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह कारण बताया है चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज राशों में। इस प्रकार हम देखें तो अगर पृथ्वीराज तृतीय के जीवन से त्रायन के द्वितीय युद्ध को निकाल दिया जाए तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, वह अजेय शासक था। अगर त्रायन के द्वितीय युद्ध को निकाल दिया जाए तो पृथ्वीराज तृतीय व त्रायन के युद्ध में ही पहली बार हारा था। और वह किससे हारा था? वह था मोहम्मद गोरी से हारा था, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर हम पृथ्वीराज के तृतीय के समकालीन एक और शासक हुए, वह है कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल। अब जो कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल है और पृथ्वीराज तृतीय, इनके मध्य भी बेमन से है, वाद है, संघर्ष है। वह किसे लेकर है? तो वह है इस जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी, वह है संयोगिता। तो अगर हम संयोगिता की बात करें तो संयोगिता को राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथों में तिलोत्तमा कहकर भी संबोधित किया गया है। तिलोत्तमा। जो संयोगिता का राजस्थान के साहित्य ग्रंथों में एक और नाम मिलता है वह है कांतिमती। क्या कि जो संयोगिता है इसका राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथों में तिलोत्तमा और कांतिमती नाम भी मिला है। अब हम आगे बात करें तो जो जयचंद गहड़वाल हैं वह उसे पता चलता है कि उसकी पुत्री संयोगिता और जो पृथ्वीराज तृतीय उनके मध्य प्रेम संघर्ष है। तो जयचंद गहड़वाल को यह स्वीकार नहीं है, इसलिए जो जयचंद गहड़वाल है वह अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करता है और स्वयंवर में सभी राजाओं शासकों को निमंत्रित करता है। लेकिन
अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाता है। यह पृथ्वीराज तृतीय की अपमान ही समझ लीजिए, और पृथ्वीराज तृतीय के रूप में उसके लोहे की प्रतिमा बनाकर द्वारपाल की जगह उसे गेट पर लगा देता है, खड़ा कर देता है। तो जो संयोगिता है वह वरमाला लेकर पूरे दरबार में घूमती है। उसे पृथ्वीराज कहीं पर नजर नहीं आते, तो वह द्वार पर जाकर पृथ्वीराज के लोहे की बनी प्रतिमा पर वरमाला पहनाती है। जब इस बात का पता पृथ्वीराज को चलता है तो पृथ्वीराज संयोगिता को अपहरण कर लेता है और अजमेर में लाकर उसे विधिवत विवाह करता है। तो जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गए। पृथ्वीराज को जो जयचंद गहड़वाल है उसे यह स्वीकार नहीं था, इसलिए दोनों के मध्य वैमनस्य चलता रहा। लेकिन यह जो बताया वह बताया चंद्रप्रदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राशों में। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष का एक अलग ही कारण बताते हैं। जो आधुनिक इतिहासकार पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के मध्य संघर्ष का कारण बताते हैं वह है, तो जो आधुनिक इतिहासकार है वह पृथ्वीराज और जयचंद गहड़वाल के मध्य संघर्ष का वैमनस्य का जो कारण बताते वह क्या है, तो वह है दिल्ली। दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के मध्य संघर्ष का या वैमनस्य का कारण कैसे बना, तो वह है जो दिल्ली का शासक था तोमर वंशी राजा अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के एक पुत्री थी, उसे कहा गया कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी का विवाह हुआ है वह पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के साथ कर्पूरी देवी का विवाह हुआ है। और इसी के साथ जो अनंगपाल तोमर था उसके एक पुत्री और थी जिसका विवाह हुआ जयचंद गहड़वाल के पिता विजयपाल से। तो इस प्रकार जो जयचंद गहड़वाल है और पृथ्वीराज हैं दोनों मौसेरे भाई हैं। अब अगर हम बात करें तो जो ये अनंगपाल तोमर था उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जो अनंगपाल तोमर है वह अपने नातियों में से किसी को राजा नियुक्त करेगा, मतलब शासक नियुक्त करेगा, दिल्ली देगा उनको। तो जो अनंगपाल तोमर है उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का शासक बनाया। एक और जो जयचंद गहड़वाल था ये भी दिल्ली का शासक बनने के सपने देख रहा था। अब इसके पिता मीन्स नाना अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। तो दोनों के मध्य वैमनस्य हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया। और एक तरफ पृथ्वीराज ने जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता को उठाकर ले आया और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। तो इनके मध्य जो संघर्ष था वह और ज़्यादा कटुता उत्पन्न हो गई उसके अंदर। अगर इसी क्रम में हम आगे बात करें तो जो पृथ्वीराज तृतीय उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वह था गजनी का शासक। और गजनी का शासक कौन था? वह था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसे इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से संबोधित भी किया गया। मोहम्मद गोरी भी कहा गया इतिहास में मुइजुद्दीन शाम। जो मोहम्मद गोरी है उसने मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम की उपाधि धारण की। अगर हम बात करें तो यह जो मुइजुद्दीन या मोहम्मद गोरी था यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक शक्तिशाली राजा था। और पृथ्वीराज भी एक प्रतापी राजा था। तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं इन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। वह तो जो मोहम्मद गोरी है इसने भारत पर पहला जो प्रथम आक्रमण किया था वह इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कौन सा था, या मोहम्मद गोरी ने जो सर्वप्रथम जो प्रदेश जीता वह कौन सा था, तो वह था मुल्तान, जिसमें 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। अब अगर आगे बात करें तो मोहम्मद गोरी भारत को पश्चिम की तरफ से जीतना चाहता था, भारत को पश्चिमी तरफ से जीतना चाहता था, तो पश्चिम में पड़ता है गुजरात। अब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो इसका सामना हुआ गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय से। भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरह पराजित किया और मोहम्मद गोरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य एक युद्ध लड़ा गया 1178 ईस्वी में, जिसे कहा गया आबू का युद्ध। क्या कहा गया? आबू का युद्ध, या इसे एक नाम और दिया गया, वह है अहिरवाड़ा का युद्ध। तो आबू का युद्ध या अहिरवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो आबू या अहिरवाड़ा का युद्ध वह लड़ा गया भीमदेव सोलंकी और मूल मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1178 ईस्वी में लड़ा गया। तो इस युद्ध में है मोहम्मद गोरी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो मोहम्मद गोरी को लगा कि वह पश्चिम से तो भारत को जीत नहीं पाएगा, तो इस बार वह पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। तो पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करता है तो उसका सामना होता पृथ्वीराज तृतीय से। वह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करता है और हरियाणा पहुंचता है। हरियाणा में पहुंचा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, मतलब हरियाणा का राज्य जो करनाल में तोराइन या तराइन में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेना में आमना सामना हुआ, मतलब युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। अगर हम बात करें कि तराइन युद्ध का कारण क्या था, मूल कारण क्या था, क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक घटना ऐसे एकाएक नहीं घटती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था मोहम्मद गोरी के द्वारा तबर-ए-हिंद, या इसे तबर-ए-हिंद को ही बठिंडा भी कहा गया। इसका एक नाम और उल्लेखित है, वह है सरहिंद। तो मोहम्मद गोरी ने तबर-ए-हिंद, बठिंडा और सरहिंद पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के अधीन थे, उसके राज्य में आते थे। तो स्वाभाविक है अगर कोई पृथ्वीराज जैसे महान शक्तिशाली शासक से उसके राज्य में हस्तक्षेप करेगा तो वह चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा। पृथ्वीराज तृतीय कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा ही। तो इसी तबर-ए-हिंद, बठिंडा और सरहिंद जीत लिए जाने के कारण ही जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी है उनके मध्य एक युद्ध लड़ा गया, विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, उसे कहा गया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा कब किया गया? तो ये लड़ा गया 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में है मोहम्मद गोरी को बुरी हार हुई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वह बेइज्जत हुआ और वापस अपने प्रदेश गजनी लौटने लगा। तो जो पृथ्वीराज तृतीय है उसने इस भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया विजय के आगोश में, और वह मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देता है। कई इतिहासकार तो इसे पृथ्वीराज तृतीय की उदारता मानते हैं। अगर हम बात करें कि जो मोहम्मद गोरी था उसने बठिंडा, सरहिंद, तबर-ए-हिंद जीता, तो इस तबर-ए-हिंद जीतकर इसका प्रबंधक नियुक्त किया। वह किसे नियुक्त किया? वह प्रबंधक नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? तो जो प्रबंधक है वह नियुक्त किया जियाउद्दीन को। बठिंडा और सरहिंद जीतकर जियाउद्दीन को
यहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया। क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए भटिंडा और सरहिंद का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया, तो वह है जियाउद्दीन के द्वारा। अब जो पर मोहम्मद गोरी है वह तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाता है। अब मोहम्मद गोरी है वह एक साल तक, पूरे एक साल तक युद्ध की तैयारियों में लगा रहता है। एक वर्ष के पश्चात मोहम्मद गोरी फिर से जो चौहान है उन पर आक्रमण करने की सोचता है, भारत पर आक्रमण करने की सोचता है। इस बार मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ भारत में प्रवेश करता है और वह गजनी से अपनी सेना के साथ कूच करता है और लाहौर में आकर रुक जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गजनी से अपनी सेना के साथ जो मोहम्मद गोरी वह कूच करता है और लाहौर आकर रुक जाता है और यहाँ आकर अपना एक दूत, उस दूत का नाम है कीवाम उल मुल्क, उसे है पृथ्वीराज के पास भेजता है और कहलवाता है कि जो मोहम्मद गोरी है वह युद्ध नहीं चाहता, वह संधि चाहता है। अगर पृथ्वीराज या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले या फिर गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले तो युद्ध नहीं होगा। क्या कर ले कि या तो पृथ्वीराज इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले या फिर गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। तो पृथ्वीराज ने अपने उत्तर में कहलवाया कि उसे अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, किसे, मोहम्मद गोरी को अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा उनकी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी, रणभूमि में होगी। यह सुनकर मोहम्मद गोरी घबरा गया। वैसे तो जो मोहम्मद गोरी था तराइन के प्रथम युद्ध की हार के बाद सोचता है अगर मैं इस बार गया तो शायद जिंदा ना बच पाऊँ, क्योंकि मोहम्मद गोरी को लगा कि पृथ्वीराज ने उसे प्रथम युद्ध में तो जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं छोड़ेगा। उसे डर था, भय था, इसलिए वह पृथ्वीराज को छल से जीतना चाहता था। तो इस प्रकार एक बार फिर से जो हरियाणा का करनाल प्रांत है और जो करनाल प्रांत में तोराइन या तराइन जगह है, वहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेना एक बार फिर से आमने सामने। यहाँ पर पृथ्वीराज ने फिर से अपना एक दूत मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत फिर से पृथ्वीराज तृतीय के पास भेजा और कहलवाया कि गोरी यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आया, वह संधि करने के लिए आया है। तो जो पृथ्वीराज है वह संधि के लिए मान जाता है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और रात में दोनों सेना अपने अपने डेरों में विश्राम कर रहे हैं। पृथ्वीराज की सेना तो विश्राम कर रही है, लेकिन जो मोहम्मद गोरी की सेना है वह युद्ध की तैयारियों में लगी हुई है। पृथ्वीराज की सेना को ये भास नहीं था, वह संधि के बहकावे में थे कि सुबह संधि होगी, युद्ध नहीं होगा। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था उसकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही थी, युद्ध की तैयारियां कर रही थी। सुबह के 3-4 बजे थे, तो जो मोहम्मद गोरी के सैनिक थे वह या तो गहरी निद्रा में सो रहे थे, कुछ तो गहरी निद्रा में सो रहे थे और कुछ अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, सोच आदि में व्यस्त थे। तो उस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण करने की सोची, क्योंकि जो पृथ्वीराज की सेना थी उस समय बिखरी हुई थी, एकजुट नहीं थी। और उस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वीराज संभल नहीं पाया, पृथ्वीराज की सेना नहीं संभल पाई और जो पृथ्वीराज तृतीय है वह तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है। अगर हम बात करें तो जो पृथ्वीराज तृतीय है वह एकमात्र युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें हारे हैं। इसके अलावा उन्होंने
किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया। लेकिन जो चंद्रप्रदायी हैं, चंद्रप्रदायी ने चंद्रप्रदायी ने है वह त्रायन के द्वितीय हार, पृथ्वीराज की हार का अलग ही कारण बताया। वह एक रोचक सा कारण है, हास्यास्पद कारण है। वह है एक घोड़ा नाट्यरंभा, जिसका नाम क्या है? नाट्यरंभा। यह घोड़ा नाचने में निपुण था, नाचने का शौकीन था, जो युद्ध भूमि में नाचने लग जाता था। अगर हम बात करें इस नाट्यरंभा घोड़े की, तो जो इस घोड़े का संबंध किस राजा से है, तो वह है पृथ्वीराज तृतीय से। पृथ्वीराज तृतीय का जो घोड़ा था उसे युद्ध स्थल में बदल दिया जाता है, युद्ध से कुछ समय पहले बदल दिया जाता है, और उसी रंग रूप कद काठी का दूसरा घोड़ा वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जो पृथ्वीराज के घोड़े का अश्वाधिपति था, सहाबुद्दीन। पृथ्वीराज के घोड़े के अश्वाधिपति का नाम क्या है? सहाबुद्दीन। इसने इसको ना मोहम्मद गोरी ने अपनी तरफ लालच देकर मिला लिया, जिसके कारण यह घोड़ा बदल दिया जाता है। अब जब कहा जाता है पृथ्वीराज इस घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि में जाता है, तो यह घोड़ा नाचने लग जाता है, जिसके कारण जो पृथ्वीराज तृतीय वह अपनी सेना का सफल नेतृत्व नहीं कर पाते हैं और वह युद्ध में हार जाते हैं। यह एक हास्यास्पद कारण बताया है चंद्रप्रदायी ने, जो कि युद्ध की पराजय को छिपाने का एक साधन मात्र है, हकीकत नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि त्रायन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हारता है और त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हारता है। लेकिन जो त्रायन के द्वितीय युद्ध में है वह मोहम्मद गोरी की जीत का जो मूल कारण था वह गोरी की कुशल युद्ध नीति को भी माना जाता है, गोरी की कुशल युद्ध नीति को माना जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, तो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी गजनी ले जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर पृथ्वीराज को बहुत यातनाएं दी जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार आगे हम देखें तो जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी हैं उनके मध्य मूल रूप से तो इतिहास प्रसिद्ध दो ही युद्ध लड़े गए। वह है त्रायन का प्रथम युद्ध और त्रायन का द्वितीय युद्ध। लेकिन कुछ नामी विद्वान हैं जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या अलग अलग बताते हैं। उन नामी विद्वानों में जो नाम है वह पहला नाम है नयनचंद्र सूरी का। एक नाम और है, वह है चंद्रशेखर। इसी क्रम में हम देखें तो एक नाम और है गुजराती लेखक मेरुतुंग गुजराती लेखक है। इन्होंने है वह पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या अलग अलग बताई है। हम बात करें नयनचंद्र सूरी की, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हमीर महाकाव्य। यह हमीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहान वंशी राजा उस हमीर देव चौहान का, उस हटीले राजा का जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके जीवनी पर आधारित है। चंद्रशेखर की एक रचना है सुरजन चरित्र। अगर हम बात करें चंद्रशेखर ने एक रचना और लिखी, वह है हमीर हट। अब बात करें मेरुतुंग की रचना की, तो वह प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की रचना की मेरुतुंग ने, हमीर महाकाव्य की रचना की नयनचंद्र सूरी ने, और सुरजन चरित्र की रचना की वह चंद्रशेखर ने। अगर इसी क्रम में हम देखें तो जो हमीर महाकाव्य, इसमें पृथ्वीराज और गोरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या 7 बताई गई है।
पृथ्वीराज और गौरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या किस ग्रंथ में 7 बताई गई? तो वह हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना ने चंद्रसूरि ने की थी। और जो चंद्रशेखर का ग्रंथ है सुरजन चरित्र, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य लड़े गए 21 युद्धों का वर्णन है। 21 युद्धों का वर्णन है। और जो मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि है, उसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या 23 बताई गई है। तो जो हमीर महाकाव्य, उसमें तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए युद्धों की संख्या 7 बताई गई है। सुरजन चरित्र में 21 बताई गई है और प्रबंध चिंतामणि में 23 बताई गई है। लेकिन अगर हम देखें तो पृथ्वीराज और तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 ही इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए हैं, त्रैन का प्रथम युद्ध और त्रैन का द्वितीय युद्ध। अब त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज को गजनी ले जाता है। इसके बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें एक नाम आता है मिहांजुद्दीन का। मिहांजुद्दीन सिराज इसकी एक रचना है, वह तबकादे नासिरी। एक नाम और है, वह है हसन निजामी का। 3 अलग अलग इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की मृत्यु हत्या के बारे में अलग अलग कारण बताए हैं। हसन निजामी की रचना की बात करें तो वह ताजुल मुआसिर। एक है चंद्रप्रदाय। इन तीनों ही इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में अलग अलग कारण बताए हैं। चंद्रप्रदाय की रचना की बात करें तो वह पृथ्वीराज रासो। जो मिहांजुद्दीन सिराज है, उसने पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में कहा कि जो त्रैन का द्वितीय युद्ध है, उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है और बाद में उसको मरवा देता है। हसन निजामी की बात करें तो इसने अपनी रचना ताजुल मुआसिर में कहा कि जो मोहम्मद गौरी त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज को बंदी बनाकर या फिर पृथ्वीराज ने है मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। किसमें कहा गया? ताजुल मुआसिर में ये कहा गया कि जो पृथ्वीराज तृतीय है, उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब पृथ्वीराज गौरी के विरुद्ध विद्रोह किया, फिर से विद्रोह किया, तो पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या करवा दी। गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या करवा दी। लेकिन जो चंद्रप्रदाय है, इसने अलग मत रखते हुए कहा है कि जो पृथ्वीराज था, उसे त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है और उसे वहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता है। और जो मोहम्मद गौरी है, वह कहता है कि मैं पृथ्वीराज को तो अपने सामने झुका नहीं पाया, मतलब उसे युद्ध में हरा नहीं पाया। पृथ्वीराज से कहता है कि तुम कम से कम मेरे सामने अपनी आंखें ही झुका दो। लेकिन पृथ्वीराज एक महत्वाकांक्षी, एक प्रतापी वीर होते हुए अपनी आंखें भी उसके सामने नहीं झुकाता है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें फुड़वा दी और उसे कारागृह में डाल दिया। उसे यातनाएं दी गई, उसे प्रत्याड़ित किया गया वहाँ पर। अब जो पृथ्वीराज तृतीय था, उसका दोस्त चंद्रप्रदाय वहाँ पर पहुँचता है। एक फकीर के वेश में चंद्रप्रदाय है, वह गजनी पहुँचता है और मोहम्मद गौरी से कहता है कि वहाँ पर जाके पहले तो मोहम्मद गौरी की तारीफ़ करता है और बाद में मोहम्मद गौरी से कहता है कि मैं पृथ्वीराज से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो पृथ्वीराज है, वह शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, वह शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तो जो मोहम्मद गौरी है, वह पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाणों का प्रदर्शन देखना चाहता था कि वह सोच रहा था कि बिना आँखों के भी कोई सटीक निशाना कैसे लगा सकता है।
तो जो चंद्रप्रदायी है कि उसने कहा कि मैं पृथ्वीराज को मना लूँगा शब्दभेदी बाण चलाने के लिए। तो पृथ्वीराज और चंद्रप्रदायी को मिलाया जाता है। जब पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय को मिलाया जाता है तो पृथ्वीराज अपने दोस्त चंद्रप्रदाय को उसकी आवाज़ से पहचान लेता है कि यह और कोई नहीं चंद्रप्रदाय है। उसके बाद चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज से कहा कि आपको शब्दभेदी बाण चलाने हैं और गौरी को मारना है। तो दोनों ने योजना बना ली। अब जब पृथ्वीराज को गौरी के दरबार में लाया जाता है तो गौरी के दरबारी पृथ्वीराज की दीनहीन जो हालत थी वह देखकर हंसने लगा। पृथ्वीराज की यह दशा देखकर मोहम्मद गौरी हंसने लगे, उसके दरबारी हंसने लगे। तो इस वहाँ पर शोरगुल सा छा गया जिसमें पृथ्वीराज है वह समझ नहीं पाया कि गौरी है वह कहाँ पर बैठा है। इसी बीच जो चंद्रप्रदायी है उसने एक दोहा पढ़ा, वह है 4 बास 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस दोहे को पढ़ते ही पृथ्वीराज इसका मतलब समझ गया और उसने शब्दभेदी बाण चलाया और वह गौरी की गर्दन में जाकर लगा, जिससे गौरी की मृत्यु हो गई वहीं पर। और चंद्रप्रदायी ने अपने दोस्त पृथ्वीराज तृतीय की कटार से हत्या कर ली और पृथ्वीराज तृतीय ने चंद्रप्रदायी को अपने बगल में दबाकर मार दिया। इस प्रकार दोनों की वहीं पर कहानी समाप्त हो गई। अगर यह एक दूसरे की हत्या नहीं करते तो इनके साथ वहाँ पर बहुत ही बुरा व्यवहार होता, इन्हें प्रताड़ित किया जाता। अब हम बात करें कि जो चंद्रप्रदायी है वह तो गजनी में मारा जाता है, तो इसके ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो इसे पूरा किसने किया। यह बात उठकर सामने आती है कि अगर चंद्रप्रदायी गजनी में मारा गया तो ये इस बात को वर्णित किसने किया। तो इस बात को वर्णित करने वाला था वह पृथ्वीराज तृतीय का चंद्रप्रदायी का दत्तक पुत्र, जिसका नाम है जलहण। पृथ्वीराज के दत्तक पुत्र जलहण ने चंद्रप्रदायी के दत्तक पुत्र ने पृथ्वीराज राशो को पूरा किया। अब हम बात करें कि जो आधुनिक इतिहासकार है वह इस घटना को वास्तविक ना मानते हुए काल्पनिक घटना मानते हैं, लेकिन यह सत्य है क्योंकि वहाँ पर पृथ्वीराज की छत्री बनी हुई है। गजनी में पृथ्वीराज की छत्री बनी है। छत्रियाँ वहाँ पर ही बनती है जहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता था। जिस प्रकार हम देखें तो जो राणा सांगा है उसकी हत्या तो हुई कालपी गांव उत्तर प्रदेश में और छत्री बनाई गई मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप की मृत्यु तो होती है चामुंड में, लेकिन उसे दफनाया या उसके शव का जो अंतिम संस्कार किया गया वह कहाँ पर किया गया, वह बांडोली उदयपुर में उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया जहाँ पर महाराणा प्रताप की छत्री बनी हुई है। और जहाँ पर राणा सांगा को शव का अंतिम संस्कार किया गया मांडल भीलवाड़ा में, वहीं पर राणा सांगा की छत्री बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि छत्रियाँ वहीं पर बनती है जहाँ शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो पृथ्वीराज की छत्री कहाँ पर है, पृथ्वीराज तृतीय की छत्री वह है गजनी में। लेकिन पृथ्वीराज का स्मारक स्थित वह है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जिसका हमने पिछली क्लासों में भी जिक्र किया था। तारागढ़ अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक स्थित है। अगर हम अब आगे बात करें तो पृथ्वीराज केवल एक योद्धा या विजेता ही नहीं था, वह एक कला मर्मज्ञ शासक भी था। उसने एक कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई। कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने करवाई, पृथ्वीराज तृतीय ने। और इसका प्रबंधक किसे नियुक्त किया, वह किया पद्मनाभ को इसका प्रबंधक नियुक्त किया। कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई पृथ्वीराज तृतीय ने और इसका प्रबंधक नियुक्त किया पद्मनाभ को। इस प्रकार पृथ्वीराज ने अपने दरबार में कई अहम विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। वह उन विद्वानों में कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान उनके नाम जयानक, चंद्रप्रदायी, जदरूप,
जनार्दन विश्वरूप वागीश्वर और विद्यापति तथा महेश भट्ट। इन विद्वानों को पृथ्वीराज ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। जयानक चंद्रप्रदाय जद्रूप जनार्दन विश्वरूप वागीश्वर विद्यापति और महेश भट्ट, इन विद्वानों को पृथ्वीराज ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। अगर हम बात करें पृथ्वीराज ने कुछ इतिहास प्रसिद्ध उपाधियां भी धारण की, तो पृथ्वीराज तृतीय ने एक उपाधि धारण की, दल पुंगल। जो दल पुंगल है इसका अर्थ है विश्व विजेता। दल पुंगल की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक कौन? तो वह पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने एक और उपाधि धारण की, वह राय पिथौरा। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज था वह युद्ध भूमि में 150 रायों का, यानी कि रायों मतलब सामंतों का नेतृत्व करता था और कभी पीठ नहीं दिखाता था, जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि प्रदान की गई। अगर हम बात करें मध्यकालीन की, तो मध्यकाल में 7 नगर बसाए गए दिल्ली में। तो उनमें दिल्ली में 7 नगर बसाए, उनमें सबसे प्राचीन था वह पिथौरागढ़ था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय ने बसाया था, पिथौरागढ़। इस पिथौरागढ़ से एक शिला पर लिखा हुआ लेख मिलता है, वह किस चौहान राजा का है? तो वह चौहान राजा है विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, बल्कि विग्रहराज चतुर्थ का एक लेख मिलता है पिथौरागढ़ दिल्ली से, वह पृथ्वीराज चतुर्थ का मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब आगे, तो पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली और उसके आसपास सिक्के चलाए। उन सिक्कों को क्या कहा गया? उन सिक्कों को कहा गया दहलीवाल सिक्के। दहलीवाल सिक्के। और इन सिक्कों पर अपनी कुल देवी या एक हिंदू देवी लक्ष्मी या सरस्वती का चित्र भी अंकित करवाया। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने इन सिक्कों को पुनरांकित करवाया और इन पर अपना नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद श्याम अंकित करवाकर इन्हें प्रचलन में लेकर आया। जो सिक्के कहलाते थे पृथ्वीराज के सिक्के, अब वह कहलाने लगे मोहम्मद गोरी के सिक्के। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर एक हिंदू देवी का चित्र अंकित है, तो वह है मोहम्मद गोरी। वह हिंदू शासक जिसके सिक्कों पर एक हिंदू देवी का चित्र है, वह शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। क्योंकि ये सिक्के पृथ्वीराज तृतीय ने चलाए थे, उनको पुनरांकित करवाकर मोहम्मद गोरी ने अपने नाम से इन सिक्कों का प्रचलन करवाया। और साथ ही पृथ्वीराज ने टोंक के बीसलपुर बांध या बीसलपुर सागर, जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, वहां पर एक महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस बीसलपुर सागर का निर्माण तो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, बीसल देव ने, लेकिन यहाँ पर एक महादेव मंदिर का निर्माण करवाने वाला चौहान शासक कौन है? तो वह पृथ्वीराज तृतीय। अगर हम आगे बात करें तो त्रायन का द्वितीय युद्ध था, वह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक परिवर्तनकारी युद्ध था। इस युद्ध के बाद भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। स्थायी मुस्लिम शासक की नींव पड़ी और वह नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गोरी था वह भारत में जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। पृथ्वीराज के पतन के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम आक्रांताओं का आगमन होता है। ये अगर हम आगे बात करें तो अब एक पर्सन ये पूछा जाता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वह किसके शासनकाल में भारत आए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। किसके साथ भारत आए? तो वह आए मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। इस प्रकार शाकंभरी के चौहान वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो वह होगा पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान वंश का अंतिम शासक हैं। इस प्रकार शाकंभरी के, अजमेर के या सपादलक्स के चौहानों की सत्ता समाप्त होती है और मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज के बाद अगला राजा कौन बना, तो वह बना पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज, जिसे राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का राजा बनाया। लेकिन इसके जो पृथ्वीराज का भाई था हरिराज, उसने गोविंद तृतीय को गद्दी से हटाकर स्वयं अजमेर का शासक बनता है। बाद में आत्मग्लानि के कारण यह कुतुबुद्दीन ऐबक से हार जाता है और बाद में आत्मग्लानि के कारण स्वयं भी आत्मदाह कर लेता है और गोविंद तृतीय को 1194 ईस्वी के आसपास रणथंबोर देकर वहाँ का शासक बनाया जाता है। अब रणथंबोर में होती है चौहान वंश की शुरुआत है। तो रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन? गोविंद राज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का ही पुत्र है, जिसके अब अगली क्लास में पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहानों के बारे में। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय का अंत हुआ और अजमेर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि शाकंभरी, अजमेर या सपादलक्स के चौहानों का अंतिम शासक कौन, अंतिम राजा कौन, तो वह है पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Like, share and subscribe this channel, comment